अब देखना बेटे इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। बेटे हर दिन की लाइफ में पीएच की क्या इंपॉर्टेंस है ये हमको शो करना है, ठीक है। तो पहला देखिए हमारे पास यहाँ 4 टॉपिक्स है हमारे पास कि बायोलॉजिकल सिस्टम में, जैसे प्लांट्स और एनिमल्स में क्या होगा जो है, तो यहाँ पर एक समझ लेंगे सॉइल पीएच और प्लांट ग्रोथ। सेकंड ले लेंगे हम पीएच चेंज इन सर्वाइवल ऑफ एनिमल, ये तो हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम में हो गया। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पीएच काम करता है, मैं भी आपको समझाऊंगा कैसे। पीएच चेंज हो जाए तो बेटे हमारा टूथ में कैविटी हो सकती है, दांत खराब हो सकते हैं। और चौथा क्या है हमारे पास, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वारफेयर। तो इन 4 पॉइंट्स में हम ये टॉपिक को कवर करेंगे। तो पहले ले लेते हैं बेटे बायोलॉजिकल सिस्टम्स में या प्लांट्स एंड एनिमल्स क्या होते हैं, हमारे पीएच सेंसिटिव होते हैं। बेटे जो प्लांट्स की जो पीएच रेंज होती है बहुत नैरो होती है, 7 से 7.5 की रेंज के बीच में ये लोग जो हमारे पास ग्रो करते हैं, बहुत ज्यादा नैरो रेंज होती है। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब थोड़ा सा एसिडिक, मतलब 7 से 6 के आसपास जा सकता है, फिर भी बेटर नहीं है। और ज्यादा से ज्यादा 8 के आसपास चला जाए तो ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये बेटे इससे ज्यादा नीचे जाता है या इससे ज्यादा ऊपर जाता है तो क्या होता है, प्लांट्स की ग्रोथ रुक जाती है, वो जगह क्या होगी बेटे, इनफर्टाइल लैंड हो जाएगी। क्लियर समझ में आया कि नहीं आया? हाँ मामा जी। ओके। तो बेटे सॉइल का पीएच मान लीजिए 5 से नीचे या 4 तक आ जाए या 5 से नीचे चला जाए तो क्या होती है, सॉइल हमारी एसिडिक हो जाती है। ये बेटे सॉइल का पीएच जो है लेस देन 5 हो जाए पीएच इसका, तो सॉइल क्या हो जाती है, हाईली एसिडिक हो जाती है और ऐसी सॉइल में कुछ भी ग्रो नहीं करता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है बेटे कि सॉइल हमारी एसिडिक होती क्यों है, रीजन क्या है सॉइल एसिडिक होने का? सॉइल एसिडिक होने का रीजन क्या है बेटे, एक्सेसिव फर्टिलाइजर हम यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? एक्सेसिव फर्टिलाइजर। बहुत ज्यादा जब फर्टिलाइजर यूज करते हैं तो सॉइल क्या आ जाती है हमारी, बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाती है सॉइल। तो क्यों? क्योंकि बेटे सारा फर्टिलाइजर तो यूज होता नहीं, कुछ फर्टिलाइजर बाद में रह जाता है तो वो सॉइल में को एसिड में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ मामा जी। हाँ। तो इससे क्या होगी, हमारी सॉइल बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाएगी। और जब बहुत ज्यादा एसिडिक सॉइल हो जाए तो हमें क्या ट्रीटमेंट करना है उसका, कि उसको हमें किसी बेस से न्यूट्रलाइज करना है। अभी हमने स्टार्टिंग में एसिड बेस की प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा था कि जब हम एसिड के साथ में बेस मिक्स करते हैं तो वो एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। पढ़ा था नहीं पढ़ा था? हाँ। तो हम क्या करेंगे, जब बेटे सॉइल बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाएगी तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसमें कोई बेस मिक्स कर देंगे। अब कौन सा बेस मिक्स करें, तो हम क्या कर सकते हैं बेटे, यहाँ पर चॉक पाउडर मिक्स कर सकते हैं। तो चॉक पाउडर क्या होता है, हमारा कैल्शियम कार्बोनेट होता है और कैल्शियम कार्बोनेट थोड़ा बेसिक सॉल्ट हो जाता है, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, कोई क्लाइम मिक्स कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? क्लाइम मिक्स क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है जो कि बेसिक नेचर का होता है। हमने पढ़ा था कि बेटे ये बेसिक ऑक्साइड और एसिड आपस में मिलकर सॉल्ट एंड वाटर बना देते हैं और वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। हम यहाँ पर लाइम वाटर भी स्प्रेड कर सकते हैं या स्लेट लाइम भी स्प्रेड कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। इतनी चीजों को यहाँ पर मिक्स करके जो है उसकी जो है एसिडिटी को कम कर सकते हैं, ठीक है। बेटे सॉइल बेसिक हो जाए, मान लीजिए सॉइल क्या हो जाए, बेसिक हो जाती है, मतलब 8 तक पीएच चला जाए, उससे ऊपर चला जाए, तो हमें क्या करना है, वहां पर मैन्योर लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? मैन्योर। बेटे बेसिक कैसे हो सकती है, तो हो सकता है वहां किसी पर्टिकुलर मिनरल की बहुत ज्यादा एक्सेस हो। कहीं कहीं ऐसा होता है बेटे, किसी किसी सॉइल में एक पर्टिकुलर मिनरल बहुत ज्यादा होता है, तो उस मिनरल की वजह से क्या होगा, क्योंकि मिनरल जो होते हैं बेटे वो मेटल्स होती हैं, उस मेटल के वो ऑक्साइड या सल्फाइड या इस टाइप की चीजें होती हैं, तो वो क्या करते हैं, सॉइल को बेसिक बना देते हैं। तो उस केस में हमें क्या करना है, मैन्योर को मिक्स कर देना है या फर्टिलाइजर को मिक्स कर देना है, तो वो क्या होगा, उसकी बेसिक एल्केनिटी को क्या करेंगे, वो कम कर देंगे, न्यूट्रलाइज करके। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ मामा जी। अब ये पता कैसे लगाएंगे कि इसका पीएच सॉइल का एसिडिक है या बेसिक है? बेटे सॉइल का पीएच कैसे पता लगाएंगे,
सॉइल का पीएच पता लगाने का क्या तरीका है कि हम क्या करेंगे, सॉइल का सैंपल लेंगे। सॉइल का क्या लेंगे? सैंपल। उसको पानी में मिक्स करेंगे। क्या करेंगे? वाटर प्लस पानी में पानी में मिक्स करने से क्या होगा, जो भी एसिड वगैरह या जो भी बेस होगा पानी में डिसॉल्व हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इसको फिल्टर कर लेंगे। फिल्टर करने के बाद जो पानी आएगा बचेगा, उसको जो हमारे पास जो पीएच पेपर है, इसको हम पीएच पेपर भी बोलते हैं, और यूनिवर्सल इंडिकेटर, और यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर के साथ, या तो इसको एक्चुअली यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर को हम लोग पीएच पेपर भी बोलते हैं बेटे। तो उस पर ड्रॉप लगा डाल के कलर मैच करके ये पता कर लेंगे इसका पीएच कितना है, और उसके हिसाब से क्या होगा बेटे, हम वहां पर चीजों को मिक्स कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपको बता दूं कि जैसे बहुत ज्यादा जहां पर पीएच बेसिक है, तो क्या करते हैं बेटे, जो है वहां पर जो है किसान, कि वो लेग्यूम्स उगाते हैं, जैसे मटर की खेती कर दी, या चने की खेती कर दी, या दालों की खेती कर दी, तो वो क्या होता है, ऑटोमेटिकली वो एल्कनिटी खत्म हो जाती है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ मामा जी। पढ़िए इसको पहले। Importance of pH in everyday life. First, in biological systems, that is, plants and animals are pH sensitive. A. Soil pH and plant growth. Most of the plants grow best when the pH of the soil is close to 7, that is, they require a specific pH for their healthy growth. If the soil is too acidic or too basic alkaline, the plants grow badly or do not grow at all. The soil may be acidic or basic naturally. The soil pH is also affected by the use of fertilizers in the field. The pH of acidic soil can reach as low as 4, and that of the basic soil can go up to 8.3. Chemicals can be added to the soil to adjust its pH and make it suitable for growing plants. If the soil is too acidic, having a low pH value, then it is treated with materials like quicklime CaO or slakelime CaOH whole twice, or chalk calcium carbonate. Because all these materials are basic, it hence react with the excess acid present in the soil and reduce its acidity. If the soil is too basic, having a high pH, then it is treated by adding decaying organic matter, manure, or compost, which contains acidic material. क्लियर समझ में आ गया बेटे आपको? हाँ मामा जी। ओके, पढ़िए। How can you check the pH of a soil? Take about 2 grams of soil in a test tube. Add 5 ml of water to it and shake the test tube well. Filter the contents of the test tube through a filter paper and collect the filter. Find the pH of this filter by using the universal indicator paper. This will give us the pH of the given sample of soil. अब देखिए बेटे, अब हमारे पास है पीएच चेंज एंड सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स। देखिए एक्चुअली क्या होता है, जो बेटे जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं उनका पीएच भी बहुत नैरो रेंज होती है, बहुत ज्यादा रेंज नहीं होती, 7 to 7.5 इसके रेंज के बीच में ये काम करते हैं। बहुत ज्यादा 6 तक चला जाए, इससे ज्यादा इनका काम नहीं होता बेटे। हम लोगों की भी बहुत नैरो रेंज होती है पीएच की। यदि हमारे बॉडी का भी पीएच चेंज हो जाए तो बेटे हमारी बॉडी भी जो है प्रॉब्लम क्रिएट करने चालू कर देती है। ठीक है, तो बेटे हाँ। जैसे हमारी जो लेक्स हैं, रिवर्स हैं, यहाँ क्या होता है बेटे, पीएच चेंज हो सकता है। क्या हो सकता है? पीएच चेंज हो सकता है। कैसे हो सकता है? मान लीजिए एसिड रेन हो गई। एसिड रेन क्यों हो सकती है? जहां बहुत ज्यादा एक्सेसिव पॉल्यूशन होगा, जैसे दिल्ली जैसा सिटी है, जहां रेन हो जाए तो मेरे यहाँ नॉर्मली क्या होता है, रेन में बहुत ज्यादा एसिड हो जाता है। क्यों? क्योंकि दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत है। ऐसी आगरा में क्या पॉल्यूशन बहुत है, तो जहां जहां बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है वहाँ एसिड रेन्स के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। वो पानी बह के कहाँ जाएगा? सारा का सारा रिवर में जाएगा। हाँ। तो वो क्या होगा, रिवर भी एसिडिक हो जाएगी। तो बेटा यदि रिवर का पीएच 5 से नीचे चला जाए या 5.5 तक आ जाए तो क्या होता है, वो डेंजरस होता है। उसमें जो एनिमल्स हैं, जो एक्वेटिक लाइफ है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स वगैरह, वो क्या होंगे, वो मरना चालू, डाई करना चालू कर जाएंगे। समझ में आया कि नहीं? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेम जैसे अभी किया था, पीएच पता लगाने के लिए क्या करना है, पीएच पेपर से पता लगाना है। जैसे सॉइल का पता लगाया था, ऐसे वहां का पानी लेकर के हम पीएच पता लगा सकते हैं। मान लीजिए सॉइल का पीएच एसिडिक है, तो क्या मिक्स करना है, जो यहाँ मिक्स किए हैं,
चॉक पाउडर मिक्स कर सकते हैं, क्विक लाइम मिक्स कर सकते हैं, फ्लेक लाइम मिक्स कर सकते हैं, तो वो क्या करेंगे, उसके एसिड को क्या करेंगे, वो न्यूट्रलाइज कर देंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ. पढ़िए। In biological systems, that is, plants and animals are pH sensitive. B. pH change and survival of animals. pH plays an important role in the survival of animals, including human beings. Our body works well within the pH range of 7.0 to 7.8. All living organisms survive only in narrow range of pH change. If due to some reason this pH range gets disturbed in the body of a person, then many ailments can occur. When pH of rainwater is less than 5.6, it is called acid rain. When acid rain flows into the river, it lowers the pH of the river water. Survival of aquatic life in such river becomes difficult. Calcium carbonate is often added to the acidic lake water to neutralize the acid that comes from acid rain. This prevents the fish in the lake from being killed. बात समझ में आ गई बेटे आपको ये? हाँ. चलिए अब ये देखिए बेटे, अब देखो बेटे, अब हम देखते हैं पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम की पीएच की बात करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम की पीएच की बात करते हैं। अभी मैं आपको बेटे बायोलॉजी में पढ़ाऊंगा कि जो हमारा माउथ होता है, उसे भी मैंने आपको शायद बताया हो, माउथ का जो पीएच होता है वो बेसिक होता है, समझ में आया? जो सलाइवा का पीएच क्या होता है, हमारा बेसिक होता है। अब हम स्टोमक में जाते हैं, स्टोमक में बेटे हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट होता है। अब देखो बेटे स्टोमक में क्या होता है, हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, इसका पीएच क्या है, 1 से लेकर 2 के बीच में आ जाता है, ठीक है। अब हम इंटेस्टाइन में जाएं बेटे, हाँ. इंटेस्टाइन में हमारा जो पीएच होता है वो बेसिक होता है 10 के आसपास, 9-10 के आसपास का। तो ये देखो कितना बड़ा पीएच में चेंज आ जाता है हमारा। और बेटे ये पीएच जरूरी है हमारी बॉडी में, डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन के लिए। यदि ये पीएच नहीं होगा तो बहुत सारी चीजों का डाइजेशन होगा ही नहीं। चलिए ये तो बात मैंने जनरली कर दी। अब स्टोमक में क्या होता है बेटे, स्टोमक में हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट होता है। इसके बहुत सारे काम होते हैं जो मैं आपको बायो में बताऊंगा कि बायो को उसमें। लेकिन बेटे जब हम कभी कभी देखा होगा कि जब हम बहुत ज्यादा खाना खा लें, ओवर ईटिंग कर लें, या बहुत ज्यादा मसाले वाला खाना खा लें, तो पेट में एसिडिटी होती है नहीं होती है? हाँ. मतलब ऐसा लगता है कि पेट में गैस बन रही है, एसिडिटी हो रही है। तो वो एसिडिटी क्यों होती है? बिकॉज ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट होगा, ज्यादा सिक्रीट हो जाएगा तो बेटे एसिडिटी ज्यादा हो जाएगी। तो एसिडिटी जब ज्यादा आ जाएगी तो उससे क्या होगा, पेट में इनडाइजेशन की प्रॉब्लम आ जाएगी, मतलब प्रॉपर डाइजेशन नहीं होगा, उल्टी आ सकती है, लैट्रिन वगैरह हो सकती है, या कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है, गैस निकल सकती है, बहुत सारी प्रॉब्लम, पेट में जलन हो सकती है, तो ये प्रॉब्लम आती है। तो इसको खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, एंटासिड्स लेते हैं। क्या लेते हैं हम? Antacid. एंटासिड्स का मतलब क्या है? एंट मींस एंटी, एसिड्स, एंटी एसिड्स क्या होते हैं? बेस होते हैं। एंटी का एंटी एसिड क्या है? बेस के एसिड के अपोजिट क्या होते हैं? बेस। तो ध्यान रखना यहाँ पर हम माइल्ड बेस लेते हैं, ना कि स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब वीक बेस यहाँ पर लेंगे। जैसे क्या क्या वीक बेस ले सकते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैंने आपको बताया था जो यूजेज में। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है बेटे, हमारे पास ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ये क्या करता है बेटे, बेस को, एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा। या हम क्या ले सकते हैं बेटे, बेकिंग सोडा ले सकते हैं। बेकिंग सोडा भी क्या होता है, इस चैप्टर में लास्ट में पढ़ेंगे बेकिंग सोडा के बारे में। एक ये बेसिक सॉल्ट होता है। क्या होता है? ये होता तो सॉल्ट है लेकिन बेसिक नेचर का होता है बेटे। तो इसको, ये भी क्या करते हैं, एसिडिटी को रिमूव करने के लिए हम ले सकते हैं। ये क्या करते हैं, बेसिकली पेट में जाने के बाद जो एक्सेस एसिड है उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और एसिडिटी क्या होती है हमारी, खत्म हो जाती है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ. पढ़िए। pH in a digestive system. pH plays a vital role in the digestion of the food and other biochemical reactions inside the human animal body. Our stomach produces hydrochloric acid of pH about 1.4. This dilute hydrochloric acid helps in digesting our food without harming our stomach. Sometimes excess of acid is produced in the stomach due to various reasons like overeating. This causes indigestion and causes pain and irritation. This is called acidity.
To get rid of this, that is pain and irritation, antacids are used. Antacids are a group of mild bases which have no toxic effect on the body. They react with excess acid in the stomach and neutralize it. This gives relief to the person concerned. Most common used antacids are magnesium hydroxide (MgOH whole twice), also called milk of magnesia, and sodium hydrogen carbonate (NaHCO3), also called baking soda. ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या आता है बेटे हमारे पास, पीएच चेंज एंड कॉज ऑफ टूथ डिके। अभी मैंने क्या बताया था बेटे, जो हमारे माउथ का जो पीएच होता है, माउथ का पीएच बेसिक होता है, मतलब 8 के आसपास, मोर देन 7 होता है, 8 के आसपास का होता है बेटे। इसमें ये हमारा बेस्ट फंक्शन करता है, समझ में आया। लेकिन होता क्या है बेटे, मान जैसे हमने खाना खाया तो आपको पीएच में बताया था, सलाइवा आफ्टर मील्स क्या हो जाता है, इसका पीएच 5.5 के आसपास का पहुंच जाता है बेटे। ये 6 के आसपास का मतलब क्या होता है, एसिडिक हो जाता है। ऐसा क्यों है बेसिकली, तो जो खाने के पार्टिकल जो हमारे मुंह के अंदर लगे हुए हैं, उनमें बैक्टीरिया एक्ट करके क्या करते हैं, एसिड्स बनाते हैं, जो हमारे मुंह में ही रहता है, और वो क्या करता है, मुंह को एसिडिक बना देता है। समझ में आया। या हम नींबू वगैरह बहुत ज्यादा खा लिया या खट्टी चीजें ज्यादा खा ली तो उससे क्या होगा, हमारा मुंह एसिडिक हो जाएगा, सलाइवा क्या होगा, एसिडिक होगा। मान लो हमने ब्रश नहीं किया है और हम ऐसे ही सो गए तो बेटे क्या होगा, ये बैक्टीरिया और ज्यादा काम करेंगे, शुगर पे और ज्यादा काम करेंगे, तो और ज्यादा बेसिक बनाएंगे, सॉरी एसिडिक बनाएंगे। और यदि मान लीजिए ये पीएच हमारा लेस देन 5.5 या 5 से कम हो गया तो क्या होगा बेटे, आपको एक बेटे हमारे पास क्या होता है, टीथ में कैल्शियम फॉस्फेट होता है बेटे। हाँ, तो ये क्या करेंगे, एसिड कैल्शियम फॉस्फेट के साथ रिएक्शन करते हैं। तो जो ऊपर की जो लेयर है, टीथ की लेयर को धीरे धीरे करके हटाते रहते हैं, वो स्लोली एंड स्लोली उसको हटाते रहेंगे। एसिड क्या करेगा, उसको स्लोली एंड स्लोली हटाता रहेगा। अब जैसे ही हमारे पास दांत है, हमारे पास ये ऐसी दांत होता है, नहीं होता है बेटे। हाँ, अब ये लेयर धीरे धीरे हटती रहेगी, 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 हटती रहेगी। धीरे धीरे क्या होगा कि इसमें एक छेद बन जाएगा और इसमें बैक्टीरिया अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा। और ये क्या करेगा, जो बेसिकली टूथ का जो पल्प होता है, क्या होता है, जो पल्प होता है। बेटे टूथ ध्यान रखना, बाहर से बहुत हार्ड होता है लेकिन बीच में बहुत सॉफ्ट होता है। जैसे आप ये देखो, अंडा जो होता है बाहर से कितना हार्ड होता है और अंदर से कितना सॉफ्ट होता नहीं होता है बेटे। ऐसी टूथ क्या है, बाहर से तो बहुत हार्ड है, इतना हार्ड है कि ये जिंदगी में कभी डिकम्पोज ही नहीं होता। आप देखते हो बेटे, फॉसिल्स निकलते हैं, उनके दांत निकलते हैं 1 लाख साल पुराने, 2 लाख साल पुराने निकलते हैं कि नहीं। हाँ, तो ये टूथ डिकम्पोज नहीं होता बेटे, ना बर्न होता है। लेकिन इसके अंदर क्या होगा बेटे, मान लीजिए बैक्टीरिया पेनिट्रेट करके एसिड की वजह से क्या होता है बेटे, ये छेद बना लेता है। और यहाँ पर जो नर्व्स वगैरह होती हैं, ब्लड वेसल नर्व्स वगैरह होती हैं, क्या होगा, जब हम कुछ चीज खाते हैं, कोई चीज पीते हैं, तो वो क्या होगा, इसमें अंदर चला जाएगा। तो अंदर जाने से क्या होगा, जो नर्व है हमारी वो सेंसिटिव होती है, जरा सा भी टच होता है पेन होगा, जरा सा भी टच होगा तो पेन होगा। इसको हम क्या कहते हैं, टूथ कैविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, फूड कैविटी। फिर क्या करना पड़ता है हमको, ये साफ करा करके इसमें फिलिंग करानी पड़ती है, नहीं तो उसको उखड़वा के फेंकना पड़ता है, क्योंकि ये क्या करेगा, दूसरे दांत भी खराब कर देगा। बात समझ में आया कि नहीं आया। तो हमें इसका सॉल्यूशन क्या है, इसके सॉल्यूशन के लिए हम क्या कर सकते हैं बेटे, कि खाने के बाद टूथपेस्ट से ब्रश करें। टूथपेस्ट से क्यों बेटे, जो हमारा जो टूथपेस्ट होता है बेटे, वो क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। क्या होता है, बेसिक नेचर। तो वो क्या करेगा, बेसिक नेचर का जो टूथपेस्ट है वो मुंह में एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा। जब हम रिंस कर देंगे तो वो हमारा एसिडिक नेचर खत्म हो जाएगा। मान लो कभी किसी रीजन से टूथपेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, खाली ब्रश करके पानी से भी रिंस कर दें तो भी बहुत सारा एसिड पानी में डिजोल्व होकर बाहर निकल जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया। हाँ, तो मतलब क्या है बेटे, यदि मान लो ब्रश नहीं भी कर पा रहे हैं तो भी हम पानी से कुल्ला करके अच्छी तरीके से रिंस करके उस एसिड को मेनली बाहर निकालना है, जिससे कि हमारा टूथ खराब ना हो। क्लियर है। हाँ। वेरी, पढ़िए। pH change and cause of tooth decay.
When we eat food containing sugar, then the bacteria present in our mouth break down the sugar to form acids, example lactic acid. This acid lowers the pH in the mouth, making it acidic. Tooth decay starts when the pH of acid formed in mouth falls below 5.5, that is, pH of mouth is lower than 5.5. Tooth enamel, made up of calcium phosphate, is the hardest substance in our body. It does not dissolve in water but corrode when the pH of mouth is below 5.5. The best way to prevent this is to clean the mouth after eating food by rinsing with lots of clean water. The saliva produced in mouth by the salivary glands is alkaline and partially neutralizes the acid produced in the mouth. However, the excess acid has to be removed by cleaning the teeth with a good quality toothpaste. These toothpastes are alkaline in nature and neutralize the excess acid present in the mouth and prevent tooth decay. A person can lessen the chances of suffering from tooth decay by changing his eating habits, such as eating less of sugar foods like sweets, toffees, ice cream, chocolate, and candy, etc. वेरी गुड। अब देखिए बेटे, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड केमिकल वारफेयर। देखिए, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वारफेयर, मतलब क्या है बेटे इसका, कि प्लांट्स और एनिमल्स अपनी सेल्फ डिफेंस में कुछ ना कुछ चीजें रखते हैं, समझे नहीं? हाँ मम्मी जी। अब जैसे आप ये देखो कि कभी चींटी काट जाती है, तुम चींटियों को ज्यादा परेशान करो तो चींटी काट जाती हैं, तो क्या कर जाती हैं, अपने पास एक फॉर्मिक एसिड छोड़ जाती हैं। समझ में आया कि नहीं? हाँ मामा जी। ऐसी बेटे देखो हनी भी होती है, हनी बी को थोड़ा परेशान करो तो वो क्या करती है, वो भी काट लेती है। और वो भी जब काटती है तो क्या करती है बेटे, वो उसमें अंदर इंजेक्ट कर देती है वो अपना फॉर्मिक एसिड, जिसको हम मेथोनाइक एसिड बोलते हैं। क्या करते हैं, अब जैसे बेटे हनी भी है या जैसे आंट है, ठीक है, ये क्या करते हैं बेटे, ये फॉर्मिक एसिड या इसको हम कहते हैं मेथोनाइक एसिड भी कहते हैं हम इसको। केमिकल साइंटिफिक नेम तो इसका मेथोनाइक एसिड ही होता है, फॉर्मिक एसिड इसका बेटे जनरल नेम होता है। इसको क्या करती है, ये इंजेक्ट कर देती है। इससे क्या होता है बेटे, हमारे को स्वेलिंग आ जाती है वहां पर। समझ में आया कि नहीं? हाँ जी। तो इससे रिलीफ के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी बेस रब कर सकते हैं उसके ऊपर। जैसे मान लीजिए हाथ पे काटा तो यहाँ पर बेस रब कर लिया, यहाँ पर कोई भी बेस है। जैसे घर में मान लीजिए सोप पड़ा हुआ है, सोप रगड़ सकते हैं, या बेकिंग सोडा पड़ा हुआ है, बेकिंग सोडा रगड़ सकते हैं, कोई माउथ फ्रेशनर पड़ा हुआ है वो रगड़ सकते हैं, और कुछ भी नहीं है तो क्या कर सकते हैं, ऐसा कोई पुरानी लोहे की चीज जिसके ऊपर रस्टिंग हो उसको रगड़ दो। समझ में आया कि नहीं? हाँ। ऐसा क्यों बेटे, क्योंकि इन सब चीजों में क्या है, बेस है। बेस क्या करेगा, एसिड का न्यूट्रलाइज कर देगा और उसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर हुआ? हाँ मामा जी। अब एक होता है बेटे येलो वेस्ट, देखा येलो वेस्ट नहीं? क्या चीज? बर्र देखा है नहीं, बर्र पीला वाला? नहीं। बर्रिया नहीं देखी? नहीं। ये देखा है नहीं देखा बेटे आपने? ये नहीं। ये नहीं देखा ये बेटा? ये नहीं, यहाँ पे नहीं देखा। यहाँ नहीं देखा? अरे वहां तो खूब होते हैं ये, वहां तो खूब होते हैं बेटा ये। चलिए कोई बात नहीं, नहीं देखा तो आप देख लो, ठीक है। तो बेटे ये जो येलो वेस्ट होता है, जब ये काटता है तो ये बेटे क्या करता है, ये बेस रिलीज करता है। ध्यान रखना, एक एल्कलाइन फ्लूइड होता है बेटे, उसको रिलीज करता है। क्या करता है ये, रिलीज एल्कलाइन फ्लूइड को बॉडी के अंदर इंजेक्ट करता है। तो यहाँ पर हम कोई भी बेकिंग सोडा वगैरह रगड़ने से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर हमें कोई एसिड को रब करना है। जैसे लेमन है या कोई भी एसिड है, जैसे आपका जो दही हो सकता है, दही को रगड़ सकते हैं, लेमन को रगड़ सकते हैं, या मान लीजिए कोई ऑरेंज वगैरह है उसको रगड़ सकते हैं, मैंगो वगैरह को रगड़, मगर कोई ना कोई एसिड इसके ऊपर रगड़ना है, जिससे क्या होगा, ये बेस का इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाएगा। लोग क्या करते हैं, नॉर्मली लोगों को नॉलेज नहीं होती क्या रगड़ना है, तो वो क्या करते हैं, इस पे भी चाकू रगड़ देते हैं, इस पे भी क्या करते हैं, नाइफ रब कर लेते हैं।
तो वो बजाय ठीक होने का फूल जाता है। वो देखा ना, कभी कभी किसी का गाल फूल जाता है, हाँ तो काट क्या होता है, तो उसके बाद गाल भी, जब गाल पे काटता है तो आंख भी सूज जाती है उसकी, देखा है ना। हाँ तो ये तो बेटे हमारे पास क्या है, एनिमल्स में है। ऐसी बेटे एक प्लांट होता है जिसको हम कहते हैं नेटल लीफ प्लांट। क्या बोलते हैं? नेटल लीफ नेटल प्लांट। प्लांट। नेटल प्लांट की जो लीफ होती है उसमें कांटे होते हैं, स्टिंगी होती हैं, वो चुभती हैं वो। तो मान लीजिए स्किन में पेनिट्रेट कर जाए तो एक ये एसिडिक फ्लूइड छोड़ती हैं, जिसको हम कहते हैं फॉर्मिक एसिड या मेथोनाइक एसिड, हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर देती हैं। तो इसमें भी क्या करना है, सेम यही काम करना है। लेकिन जंगल में कहाँ से लेके जाएंगे हम ये सारी चीजें? बोलो, नहीं लेके जा सकते ना। हाँ तो हम क्या करते हैं, उसके बगल में ही साथ में एक प्लांट होता है जिसका नाम होता है डॉग प्लांट। क्या होता है बेटे? नेटल लीफ के साथ में एक डॉग प्लांट होता है, उसका जो फ्लूइड होता है वो एल्कलाइन होता है। तो हम उसका वो पत्ता लें, उसको रगड़ ले, तो उससे तुरंत उसका रिलीफ हमको मिल जाएगा। मतलब क्या है कि बेटे, नेचर ने यदि कोई प्रॉब्लम दिया तो उसका सॉल्यूशन भी साथ साथ दिया हुआ है। मैं दिखा देता हूँ नेटल लीफ क्या होती है बेटा। ये नेटल लीफ देख लो, देखो बेटे, ये होती है नेटल की लीफ। समझ में आया कि नहीं? हाँ इसके जो किनारे होते हैं ना, इनमें कांटे होते हैं, ये चुभ जाती हैं ये। क्लियर? हाँ मामा जी। अब देखो डॉग प्लांट क्या होता है। अब ये होता है बेटे डॉग प्लांट, साथ में उसी के साथ साथ ही उग रहा होता है ये। ठीक है, इसकी पत्तियां होती हैं, इसको रगड़ लें तो वो क्या होते हैं बेटे, उसमें बेस होता है, तो वो अपने आप खत्म कर देता है उसको। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ मामा जी। वेरी गुड, चलिए रीड करिए। Self-defense by animals and plants through chemical warfare. Warfare. Many animals and plants protect themselves from their enemies by injecting the irritating acids and bases into their skin. Example: when we are stung by a honeybee or yellow ant, we feel pain and irritation. This is due to acid, formic acid, methanoic acid. To get relief, we apply the solution of mild base like baking soda on the stung area of the skin. Reason: being a base, baking soda neutralizes the acidic liquid injected by bee sting and cancels its effect. When a wasp stings, it injects an alkaline liquid into the skin. To get relief, rub a mild acid like vinegar on the stung area of skin. Reason: vinegar, being acidic, neutralizes the alkaline liquid injected by the wasp sting and cancels its effect. An ant sting injects methanoic acid into the skin of person, causing burning pain, so it can be neutralized by rubbing a mild base like baking soda on the affected area of the skin. Nettle is a wild herbaceous plant found in the jungles. The nettle leaves have stinging hair. When a person touches the leaves of a nettle plant accidentally, the stinging hair nettle leaves inject methanoic acid into the skin of the person, causing burning pain. The nettle sting can be neutralized by rubbing baking soda on the skin. Even the nature itself has provided remedy for the nettle stings in the form of a dog plant. So, a traditional remedy is rubbing the area of skin with the leaf of the dog plant. This plant often grows alongside the nettle in the jungle. The leaves of dog plant contain some basic chemical in them which neutralizes the acidic sting of the nettle plant leaves. समझ में आ गया बेटे आपको? नहीं? हाँ मामा जी। तो ये बेटे, ये तो चारों थे हमारे वो पार्ट जिनमें कि हमारा पीएच का डेली लाइफ में जो इंपॉर्टेंस थे वो हमारा खत्म हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट अब कुछ क्वेश्चन देखिए बेटे, पढ़ो वाला। पहले क्वेश्चन क्या लिखा है? Why is it wrong to treat a bee sting with vinegar? बेटे बी स्टिंग को विनेगर से क्यों नहीं हम ट्रीट कर सकते? क्योंकि बी स्टिंग एसिडिक होता है, तो हम एसिडिक में ही विनेगर यूज कर लेंगे तो फिर हमें और इरिटेशन होगी। वेरी गुड, पढ़िए। A bee sting contains methanoic acid. Vinegar is acidic acid, so an acid cannot neutralize it. Okay. acid cannot neutralize it, rather it will increase the pain. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है बेटे? Why is it wrong to treat a wasp sting with baking soda solution? क्या आंसर हो सकता है?
It is wrong to treat a web sting because web sting is a basic in nature, and if we will rub basic soda solution on it, then it will only baking soda solution on it, then it will only harm us. Okay. It will Because only both becomes alkaline, right? हाँ. पढ़िए. A web sting leaves alkaline fluid. Baking soda solution is also basic in nature, so an alkaline solution cannot neutralize the other alkaline solution. दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए आपको? हाँ मामा जी. पढ़िए. Fresh milk has a pH of 6. How do you think the pH will change as it turns into curd? Explain your answer. जब उसका pH जब उस कर्ड में होगा तो जो उसका जो pH है वो एसिडिक वो बढ़ जाएगा, 7 to 14 में आ जाएगा. अच्छा जी. कर्ड का कम हो जाएगा, उसका वर्ड एसिडिक होता है ना, लैक्टिक एसिड. हाँ सॉरी वो कम हो जाएगा. कितना कम? मतलब 6 से कम हो जाएगा बेटे. समझ में आया कि नहीं? हाँ 6 से कम हो जाएगा. पढ़ो. When the milk turns into curd, its pH will fall below 6. That is, will become more acidic. This is because lactic acid is produced. Very good. Next question पढ़ो. A milkman adds a very small amount of baking soda to fresh milk. Why does he shift the pH of fresh milk from 6 to slightly alkaline? Why does this milk take a long time to set as curd? बताइए. इसका नहीं पता मामा जी. इसका नहीं पता. दोनों में से किसी को भी नहीं मालूम? नहीं. ओके. बेटे देखिए, बेकिंग सोडा क्या है? जो बेकिंग सोडा होता है बेटे, इसका पीएच क्या है हमारे पास? 8 9 के आसपास होता है. आया ना? हाँ. तो जब उसको हम मिल्क में डाल देते हैं तो मिल्क का भी पीएच क्या हमारा 8 और 9 पे आ जाता है. इसका फायदा क्या होता है बेटे बेकिंग सोडा डालने का? कि जैसे मान लीजिए मिल्क है बेटे, अभी जैसे मिल्क अभी निकाला गाय भैंस से, जब तक हमारे पास आता है 3-4 दिन हो जाते हैं. नहीं हो जाते हैं बेटे? बहुत ही कम लोग ऐसा होते हैं जो एकदम फ्रेश मिल्क लेके आते हैं. अदरवाइज क्या होता है, वो दूध निकालेगा, डेयरी पर दे के आएगा, फिर वहां से हमारे पास आएगा नहीं आएगा. हाँ. तो इस बीच में क्या है कि उसमें बेटे जैसे ही मिल्क बेटे भैंस से या गाय से निकाला जाता है, उसकी कर्लिंग तुरंत स्टार्ट हो जाती है बेटे. मतलब उसमें लैक्टिक एसिड बनना स्टार्ट हो जाता है. तो क्या होगा, जो लैक्टिक एसिड बनेगा उसको बेकिंग सोडा न्यूट्रलाइज करता रहेगा. समझ में आया कि नहीं? क्योंकि तो न्यूट्रलाइज करता रहेगा तो उससे क्या होगा कि जो दूध है वो लंबे टाइम तक खराब नहीं होगा हमारा. मतलब वो सार नहीं होगा, उसमें कर्लिंग नहीं होगी, दही नहीं बनेगा उसका. समझ में आया कि नहीं? तो ये समझ में आ गया कि ये जो है लॉन्ग टाइम क्यों लेता है कर्ड करने के लिए और क्यों शिफ्ट करते हैं. हाँ मामा जी. रीड करो. A, so that it may not get sour easily due to the formation of lactic acid in it. B, the slightly alkaline milk takes a longer time to get set into curd because the lactic acid being formed during the curdling has to first neutralize the alkali present in it. वेरी गुड. चलिए बेटे, ये आपका बेटे एसिड का और बेस का पोर्शन खत्म हो गया. स्कूल में कहाँ तक कराया है? स्कूल में एसिड बेस सॉल्ट्स पूरे हो गए. ओके, वेरी गुड. तो अब हमारा बेटे इसमें एसिड का पोर्शन खत्म हो चुका है, बेस का पोर्शन खत्म हो चुका है. अब हमारा सॉल्ट का पोर्शन रह गया है. क्लियर? हाँ. तो हमें सॉल्ट का पोर्शन करना है, तो वो हम करेंगे अभी आज, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, मतलब सैटरडे को. ओके.